चले गया कि गलती मेरी है। उसको तो पता भी नहीं था मैं उसके बेबी को जन्म देने वाली थी। वो जनवरी की जाती हुई ठंड का आखिरी हफ्ता था जब हम पहली बार दिल्ली में राधा से मिले थे। बहुत घबराई हुई राधा जब हमारे पास से गुजरी तो हमें मालूम नहीं था कि राधा से क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे। लेकिन राधा तो बहादुर लड़की निकली। राधा ने कहा कि लोग ये बात गलत कहते हैं कि मुसीबत में परछाई भी साथ छोड़ देती है। सच ये है कि हमारी जैसी लड़कियों को मुसीबत में सिर्फ अपनी परछाई का ही सहारा होता है। हमारी जैसी लड़कियां। राधा का मतलब बलात्कार की शिकार उन लड़कियों से था जिन्हें समाज ने अछूत बना दिया है। राधा इतनी बड़ी बात नहीं कहती तो शायद हमें इस डॉक्यूमेंट्री का ये टाइटल ही नहीं मिल पाता। बलात्कार की घटनाएं हम रोज सुनते हैं। हम ये भी देखते हैं कि 3-4 दिन तक मीडिया भी बहुत सक्रिय रहता है। और हम ये भी देखते हैं कि 2-3 हफ्ते तक पुलिस और तमाम सामाजिक संगठन भी अपनी हाजिरी लगा ही देते हैं। पर क्या हम कभी देख पाते हैं कि ये सारा शोर जब थम जाता है तब उसके बाद का जीवन उस लड़की या महिला का कैसा होता है? अछूत कन्या बलात्कार के बाद के उसी बेहद मुश्किल और जटिल जीवन की यात्रा है जो अब तक किसी ने महसूस तक नहीं की है। कानून इनका सम्मान बचाए रखने के लिए इनका नाम, इनकी पहचान और इनका चेहरा जाहिर करने की इजाजत नहीं देता है। और सच में होता भी कुछ ऐसा ही है। समाज कानून की बात को इतनी गंभीरता से ले लेता है कि कुछ ही वक्त के बाद न इनका नाम रहता है, न चेहरा रहता है और न ही पहचान। सम्मान तो बहुत दूर की बात है। ये 4 पैर तो आप देख ही पा रहे होंगे। 2 पैर एक पिता के हैं और 2 पैर बेटी के। ये हमसे मिलने आ रहे हैं अपने घर से बहुत दूर किसी और के घर में। वजह ये कि बलात्कार की घटना के बाद घर के बाहर मीडिया की इतनी भीड़ रही कि ये और बदनाम और ज्यादा परेशान हो गए। अभी अपनी बात तो कहना चाहते हैं पर अपने घर में नहीं। छिपते छिपाते पिता और बेटी हमसे मिलने पहुंचे। इस बेटी का बदला हुआ और हमारी तरफ से दिया हुआ नया नाम है राधा। राधा अभी सिर्फ 18 साल की है। 1-1.25 साल पहले ही इसकी शादी हुई थी। बचपना इतना था कि शादी के बाद भी राधा टीवी पर शिनचैन वाला कार्टून शो देखती थी। यही राधा अगस्त 2015 में रक्षाबंधन के लिए अपने भाई को राखी बांधने मायके आई हुई थी। घर के पास ही पड़ोसी नौकरी का झांसा देकर राधा को दिल्ली से जयपुर ले गए और वहां इसके साथ जो हुआ
उसे सुनने के लिए आपका कलेजा बहुत मजबूत होना चाहिए। चौबीस घंटे में 30 से ज्यादा लोगों ने राधा के सपनों को तार तार कर दिया। बलात्कार के वक्त राधा गर्भवती भी थी, 3 महीने का गर्भ। शुरू में घर के आसपास बहुत मजमा लगा रहा और धीरे धीरे जब ये भीड़ छंटने लग गई तो राधा अकेली हो गई, बिल्कुल अकेली। उस घटना को अब 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पर घाव अब भी इतने गहरे हैं कि राधा जिक्र करते ही अपने आंसू नहीं रोक पाती। वो घंटों अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती है या छत में खड़े होकर आसमान में न जाने क्या ढूंढती रहती है। शिनचैन की शरारतें तो ये कब की भूल चुकी है। जब मैं बाहर से आती हूँ ना तो कुछ लोग मुझे देख के जब बोलते हैं ना तो बहुत हर्ट होता है मुझे, बहुत दुख पहुंचता है मुझे कि मुझे वो लोग देख के बोलते हैं कि ये वो लड़की है जिसके साथ ना वहाँ पे 30 लोगों ने ये सब किया था। कुछ बॉयज ऐसे थे जिन्हें मेरे बारे में पता था, तो वो मेरे बगल वाले बेंच पे ही बैठ के ना रोज मेरे लिए बोलते थे अबे ये वो लड़की है जिसके साथ ना वहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ था। मैंने एक दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, फिर वो रोज इस बारे में बात करने लग गए। फिर मैंने वो ट्यूशन जाना भी छोड़ दिया इस वजह से, क्योंकि वो लोग मुझे देख देख के बहुत सारी बातें बनाते थे। ख्याल आया, कई बार ख्याल आया, जब ये केस हुआ तब भी ख्याल आया कि बस इज्जत तो सारी जा चुकी हमारी, बचा क्या है, कुछ नहीं। अगर हम भी मतलब कि आत्महत्या कर लेते, मर जाते हैं, फिर इन बच्चों क्या हुआ। बस जी रहे हैं किसी तरह, और कोई मतलब रमेश कुमार हो या राधा हो या बलात्कार का दंश झेल रहे बाकी परिवार, एक बहुत तकलीफ देने वाला सच ये सामने आया कि बलात्कार के बाद लड़की और उसके परिवार को ऐसे देखा जाता है कि मानो अपराध उन्होंने ही किया है, मुजरिम वे खुद हैं और अब उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं रही। अपमान का ये सिलसिला करीबियों से शुरू होता है, जो पड़ोसियों से होते हुए पूरे मोहल्ले तक जाल फैला लेता है। लड़की का परिवार खून के घूंट पीकर समाज में रहते हुए समाज से अलग थलग होने के इस दर्द को चुपचाप सहता रहता है। राधा के परिवार के साथ भी तो यही हुआ। और यहाँ हर कोई इस जगह पे तो यही कहता है कि गलती मेरी है, मैं गलत हूँ, सब यही बोलते हैं मुझे। मेरा हस्बैंड तक मुझे ये बोल के चले गया कि गलती मेरी है। उसको तो पता भी नहीं था मैं उसके बेबी को जन्म देने वाली थी। मेरे को उससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे को छोड़ेगा। उसने तक मुझे छोड़ दिया। मेरे ब्रदर इन लॉ भी मुझे ये कहते थे कि मैंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। जीने की इच्छा हमारी मतलब कि टूट चुकी है हमारी, क्योंकि ये केस हुआ था तो गली के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने हमें यही कहा कि इतना बड़ा केस हो चुका है, आपको ये मतलब कि जहाँ आपको ये एरिया छोड़ देना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। जो जिस मेरी बेटी के साथ जो केस हुआ है, इसका जीवन कैसे बीतेगा हम नहीं जानते। जब तक हम जीवित हैं तब तक ये हमारे साथ रह सकती है। शादी ब्याह कैसे होंगे ये भी नहीं पता, किस तरह होंगे। जब इतना बड़ा केस हो चुका है, मतलब मीडिया में सबको पता लग चुका है, तो हम जी कैसे सकते हैं। अगर कहीं शादी ब्याह करेंगे तो ये सारे बात सामने जाएंगे। रिश्तेदार हैं, उनको पता भी है हमारे बारे में, तो हम अगर कभी हंसते भी हैं ना, कभी हम हंसते भी हैं तो
ये घटना याद आता ही नहीं इस पाते। जो लोग मतलब कभी हमसे हंसते बोलते थे, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मतलब कि देख के मतलब मुंह मोड़ के निकल जाते हैं, बोलना ही नहीं चाहते हमसे। मकान मालिक तो बहुत सीधा इंसान है, लेकिन उसकी पत्नी तुरंत ही आ गई घर पर कि हमारा मकान खाली करो। सीधा ऑफिस जाना, चुपचाप ऑफिस में काम करके 10 तरह का प्रेशर होता है ऑफिस का। किसी को ये दिखा नहीं सका था ऑफिस के अंदर कि हाँ मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। गली मोहल्ले में चलना इतना कम हो गया था कि हमें किसी से बात करने तक का मन नहीं करता था। समाज और कैसे इन परिवारों की आत्मा को तड़पाता है, ये जानने के लिए कुंवर सिंह नेगी जी की कहानी काफी है। पर ऐसी एक नहीं, लाखों कहानियां हैं। कुंवर सिंह नेगी दिल्ली के एक स्कूल में गार्ड हैं। उम्र करीब 55 साल। स्कूल से 7 किलोमीटर दूर इनका घर है। साइकिल से ही आते जाते हैं। परिवार में अब पत्नी के अलावा एक बेटी और एक बेटा है। 3 साल पहले तक इनकी एक बेटी और थी, किरण नेगी। लेकिन फरवरी 2012 में इन्होंने अपनी सबसे बड़ी बिटिया गंवा दी। सामूहिक बलात्कार के बाद इनकी बेटी की हत्या कर दी गई। बेटी के लिए इंसाफ पाने की लड़ाई का पहला असर तो ये हुआ कि सिर्फ 3 महीने बाद ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इतना ही नहीं, 12 साल से जो नौकरी कर रहे थे उस नौकरी से भी इन्हें निकाल दिया गया। 2 साल तक बेरोजगार रहे। बहुत मुश्किल से ये नई नौकरी मिली है 8,000 रुपए महीने की। ये भी कब तक चलेगी उन्हें खुद नहीं पता। नेगी जी और उनके परिवार से मिलना भी आसान नहीं रहा। इनकी पत्नी से फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग दिन में नहीं, शाम के वक्त आइए। इसलिए रात हो जाने के बाद हम कुंवर सिंह नेगी से पहले उनके स्कूल के गेट पर मिले। संभवतः ये परिवार भी नहीं चाहता था कि कैमरा और टीम की भीड़ उनके आसपास के लोगों को और बात करने का मौका दे। द्वारका सेक्टर 8 में मतलब मैनेजमेंट कॉलेज है, उसमें मैं जॉब कर रहा था। लगभग मेरे को 12 साल हो गए थे वहाँ पे। और इधर मेरे साथ में जब मेरी लड़की के साथ में दुर्घटना घटी है, हमसे उसी में भागा दौड़ी करने लगे। ड्यूटी में जा नहीं पाया। गया हूँ तो मतलब मैंने 15 दिन गया, 10 दिन गया, उन्होंने मुझे फिर एक्सेप्ट नहीं किया। बोला आप पहले इसको निपटाओ, उसके बाद देखेंगे, हम आपको रखेंगे। तो क्योंकि आप नहीं आते हैं तो आपके बंदा हाजिर नहीं होता है और हमें दिक्कत होती है। इसके कारण उन्होंने मतलब मेरे को जो है कि वहाँ से निकाल दिया। बहुत बुरा गुजरा 3 साल का। बहुत हम भी जानते हैं हमें कैसे दिन काट रहे, क्या बताएं। ये माँ के क्या क्या सपने होते हैं अपने बच्चों को लेके, क्या क्या उम्मीदें होती हैं उनसे। ये मतलब जिंदगी ऐसे लगती कि बेकार हो गई, न जिए में न मरे में, हम वैसे ही रह गए। अब इन बच्चों की वजह से जीना पड़ता है कि इनकी क्या गलती है, इनको कौन देखेगा। छोटे थोड़े बड़े होते तो कुछ सोचते भी कि छोड़ो या क्या जीना, तब उनको देखे तो उठना पड़ रहा है। हरियाणा में गया मैं डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, लड़की का वहीं से बनवाना था। तो उसको मैंने 1 महीने चक्कर काटा मैंने हरियाणा में डेथ सर्टिफिकेट निकालने के लिए। अरे अकेला गया हूँ मैं, अधिकारी नहीं आया, साइन करने वाला नहीं आया, पेपर नहीं है हम पे। एक कॉपी दे रहे हैं उसके जो है कि मतलब फ़ोटो कॉपी करा रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, 15 कॉपी करके लाओ तब आपका काम होगा। लगता कहीं बेच बाज के चले जाए यहाँ से अपने गांव में, वहीं पढ़े वहीं लिखे, फिर सोच रहे पार पास करके अब निकाल के चले जाएंगे। उसके साथ के सहेली दोस्त सब है उसकी इधर।
अब उनको देखूंगी तो उसकी याद और भी आती है। मैं सोचती हूँ ऐसी जगह जाऊँ जहाँ कोई ना हो, कभी लगता दूर चले जाए। भारतीय समाज बलात्कार पीड़ित और उसके परिवार को कितनी नफरत से देखता है, इसका बहुत बड़ा सबूत है ग्रेटर नोएडा की सुमन की कहानी। सुमन का सच तो यकीन से परे है, लेकिन इस सच पर आपको यकीन करना होगा। सुमन इनका बदला हुआ नाम है। जून 2013 में जब सुमन सिर्फ 17 साल की ही थी, तब पहले से परिचित एक लड़के ने कोई नशीली चीज खिलाकर सुमन के साथ बलात्कार किया था। 3 साल गुजर गए हैं। कोर्ट कचहरी पुलिस तो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, पर समाज जिस हिसाब से चल रहा है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं रह गया है। इन 3 वर्षों में सुमन के परिवार से उनके करीबी रिश्तेदारों ने पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। अब तक 10-12 मकान मालिकों ने अचानक घर से निकाल दिया है और सुमन के 6 भाई बहनों का तो स्कूल बिल्कुल ही बंद हो गया है। सोचिए आप, 3 साल पहले की घटना जिसमें सुमन की कोई गलती नहीं, लेकिन समाज और रिश्तेदारों ने सुमन के परिवार को ही सूली पर लटका दिया है। जो खास भतीजा रहता था उसने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर आने का कोई ज़रूरत नहीं, कि मैं यहाँ अपना स्कूल चला रहा हूँ, कमाने खाने आया हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। आज के बाद हमारे घर भी ना जाना, ना हमसे कोई नाता रखना। तो हमारा भतीजा उसने ज़बरदस्ती मुझे घर से निकाल दिया उसकी माँ ने, और उसने ज़बरदस्ती मेरे बर्तन फेंक दिए, कहा यहाँ से चली जा, तुझे ये कुछ नहीं यहाँ मिलेगा। फिर मैं यहाँ से चली आई अपने पिया यहाँ दिल्ली में आकर के बच्चों के साथ ऐसा मजदूरी की, बेंदारी की, तब बच्चों का रेंशन किया मैंने इस तरीके से। किसी ने मेरे साथ नहीं। पीर वाले कहते हमारे यहाँ ना आना, हमारी बेटी मर चुकी। तो नहीं हम ससुराल जाते, नहीं हम पीर जाते, हम कहीं नहीं जाते हैं। पहले सब लोग बोलते थे, मतलब घर पे रिलेशन थे, भैया भी यही रहते थे, तो सब लोगों ने जब मुंह मोड़ लिया हम लोगों से, सब अपना शिकार करने के लिए सोचते हैं कि लड़की के साथ ऐसा हुआ है, ये हुआ है, कम से बात करेंगे तो अच्छा, नहीं तो उसकी पूरी कंपनी बदनामी कर देंगे। तो इस कारण से सर मैंने जॉब भी छोड़ दी। कहीं भी जाती हूँ मतलब जिसको भी पता होता है, बट वो भी यही सब बदतमीजी करते हैं बस। बच्चों को न हमारे बच्चे पढ़ पाते। मेरा बच्चा है करीब 8 साल का है, वो अभी तक रहेगा, उसका एडमिशन नहीं हो पाता, कहीं पढ़ता है। तो ये 1 महीना हुआ करो कमरा खाली, यहाँ से लोगों का यहाँ दबाव रहता है। उसका भाई है का घर में घुस के आया कि यहाँ से कमरा भी खाली करो, नहीं अपना केस वापस ले लो। भैया हम कमरा खाली कर देंगे। हम ऐसे केस वापस ले लें? 12-13 कमरे खाली कर दिए हमने। न बच्चे हमारे पढ़ पाते हैं न लिख पाते हैं। मेरे भाई में कोई स्कूल नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे स्कूल भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि जो वहाँ पे पढ़ते थे ना, वहीं एक प्रधान जी का लड़का कोई मास्टर था, तो वो मार पीट के बच्चों पिटवा के भगवा दिया करते थे। पहले ज़मीन पे सोते थे हम लोग गर्मियों में, ठंडी की मारे, तो पल्ले उठा दिया करता था, घर से लिख लो, ये लिख लो। रोज डेली पूजा के लिए जाते थे, तो लोग कहते थे ये सुबह सुबह कहाँ जाती है, पीछे गाड़ी लगाना या वो करना। फिर हमने मंदिर पे जाना भी छोड़ दिया। इन 3 वर्षों ने सुमन के परिवार को इस कदर तोड़ कर रख दिया कि अब उनके अंदर गुस्सा ही गुस्सा है। जुबान भी उनकी बहुत तल्ख हो गई है, पर ये गुस्सा अगर निकालें भी तो किस पर? किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुमन ने फिर से नौकरी करने की कोशिश की, तो वहां भी सिर्फ ताने ही मिले।
और ज्यादा हौसला जुटाकर अदालत में लड़ाई लड़ने की कोशिश की तो वहां भी अपमान ही हाथ लगा। सच ये है कि एक बड़ी घटना के बाद ये समाज झंडे पोस्टर लेकर बलात्कार के खिलाफ सड़कों पर उतर तो आता है, पर असल जिंदगी में उस लड़की को जीने नहीं देता। कुछ नहीं बोलते थे कि मतलब लड़की का तो ऐसा भी दोस्तों से मजाक बनाया करते थे कि ये लड़की है ना भगवान की इसलिए रहती है, इसके गाल पे कुछ हो रहा है, किसी ने काट खाया है, कुछ मतलब ऐसे मजाक करते थे, मजाक बनाते थे। क्योंकि उस लड़की के कारण मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गया, मेरे भाई बहनों की भी हो गया, मेरी हो गया। कुछ उम्मीद भी मैंने चिराग दिलाने की उम्मीद भी की थी सर, वो भी रास्ते में मुझ गया। तो सरकारी वकील बोला फैसला कर लो, तुम कब तक केस लड़ोगी, ये पैसे वाली पार्टी है, गाँव वाले गाँव को, या तुम किराएदार हो। तो मैंने कि सर हमको पैसा हम करते हैं तो वहाँ से कमरा खाली अंत कर लो, जरूरी तुम्हारा खेत नहीं है, वहाँ मकान नहीं है, जरूरी तुम उसी गाँव में रहना। सरकारी वकील को जो पैसे दे देते थे वो चुप रह जाता। जब मेरे 64 के बयान हुए तो वकील मेरे से ऐसे बयान कर रही थी, मतलब तो उसके हाथ कहाँ पे थे, ये कहाँ थे, वो कहाँ थे, तुम्हें क्या ऐसा लग रहा, वो क्या लग रहा। तो मतलब जज साहब ने बोला था कि कोई बहस, ये तो एक लड़की है होती ना, उसको भी ये सवाल नहीं करने देता। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 30,000 से ज्यादा बलात्कार होते हैं। हम सभी जानते हैं कि इनमें से 99% केस ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई टीवी, मीडिया, अखबार संज्ञान तक नहीं लेता। यह तर्क दिया जाता है कि जिस केस पर मीडिया की नजर नहीं गई उस केस के साथ क्या सलूक होता होगा ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आप जितना भी बुरा होने का अंदाजा लगा लें, हालात उससे भी बदतर हैं। हाई प्रोफाइल और चर्चित केसों का भी हाल बहुत अच्छा नहीं है। दिसंबर 2014 का उबर टैक्सी रेप केस, हर अखबार और टीवी चैनल की सुर्खी था ये केस। अंतरराष्ट्रीय मीडिया की भी लगातार नजर बनी हुई थी, लेकिन सुर्खियों से बहुत दूर उस लड़की कविता की जिंदगी में क्या चल रहा था, किसी ने सोचा है कभी? कविता भी एक बदला हुआ नाम है। जिस वक्त कविता रात रात भर कई हफ्तों तक सो नहीं पा रही थी, उसी दौरान समाज उसी कविता के चरित्र पर सवाल उठा रहा था। जिस दौरान कविता को बेहद भयानक सपने आते थे, उसी दौरान अदालत के अंदर वकील कविता और उसके परिवार की नीयत पर सवाल उठाकर उसे और यातना दे रहे थे। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी जब एक दर्दनाक हादसे से गुजर रही लड़की से अदालत में कहा जाए कि तुम्हारी सहमति थी, इसीलिए ड्राइवर आगे बढ़ा। और इससे शर्मनाक हालात क्या होंगे जब कविता और उसके परिवार से कहा गया कि आप लोग ये सब तमाशा 3 करोड़ हासिल करने के लिए कर रहे हो। मीडिया हाइप से दूर की ये सच्चाई खुद कविता के पिता ने बयान की है। बलात्कार से कुछ वक्त पहले ही कविता की सगाई हुई थी। एक हंसती खेलती बिंदास लड़की थी वो। ऐसी खुश मिजाज कविता की जिंदगी बलात्कार के कई महीनों तक उसके घर के इन कमरों में और बाहर जाते वक्त बुर्के में कैद होकर रह गई। तो शुरू में तो बड़ी अजीब निगाहों से देखते थे, सब देखते थे नॉर्मली जैसे अपने काम में लग जाते हैं देख के, मगर शुरू में ऐसा था कि निकल रहे हैं तो बड़ा घूर के देखते थे जैसे हमने ही गुनाह कर दिया है कोई। शुरू में तो हम लोग बहुत ही डिप्रेशन में थे और पहले 1 महीना तो ऐसे ही रहा कि मीडिया के लोग और दूसरे लोग बहुत आते थे घर में और दिन भर भी लगा ही रहता था। फिर क्योंकि केस ट्रायल बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था तो कोर्ट में आना जाना फिर शुरू हो गया डेली बेसिस पर। तो मैं डेली कोर्ट जाता था। कोर्ट के अंदर तक जाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल करते। कोर्ट में जाने के बाद फिर वो वहाँ ब्लाइंड लगा दी जाती थी। उस ब्लाइंड के लगने के बाद फिर वो बुर्का मतलब हमें आने जाने के लिए हमेशा बुर्के की ज़रूरत पड़ती थी घर से। वो मेरे को मजबूरी में अपनी जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि मैं अपनी फैमिली को अब अकेला नहीं छोड़ सकता था। मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ को थोड़ा संभलने में टाइम लगा।
हाँ कि उसके जो वकील थे वो बातें करते थे कि इन्होंने पैसा ले लिया, पैसे के लिए सब नकली किया, लोगों से मिलकर कॉन्स्पायर किया, पुलिस से मिलकर कॉन्स्पायर किया और ये केस सब झूठा है और इन्होंने 3 करोड़ रुपए लोगों से लिए वसूले हैं। तो मोहल्ले में भी इस तरह की बातें फैल गई और मेरी वाइफ एक बार घर से बाहर निकली तो उसकी कुछ जो मिलने वाली थी पड़ोस में पुरानी सहेलियाँ, तो उन्होंने बोला कि हमने सुना है आपने पैसे ले लिए हैं इस कंपनी से। तो वो सुनकर मेरी वाइफ बहुत हर्ट हुई, बहुत रोई थी उस दिन। कि उन्होंने किस तरीके से विक्टिम को अक्यूज साबित करने की कोशिश की। उन्होंने हमारे ऊपर ये एक्यूजेशन लगा दिए कि आप लोग ये सब प्लानिंग से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं पुलिस के साथ मिलके, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी इसमें इन्वॉल्व है और आप उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्रोसीडिंग्स के दौरान मेरी बेटी ने एक बार बोला था कि वकील साहब आप ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, मैं आपकी बेटी के जैसी हूँ। तो क्योंकि वो लोग वहाँ विक्टिम को एक्यूज़ साबित करने की कोशिश में रहते हैं, उन्होंने उसको बहुत ही बदतमीज़ी से बोला कि मेरे को आपके जैसी बेटियों की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा उसमें एक एक्यूजेशन उन्होंने लगाया था कि लड़की ने शराब पी रखी थी और ऐसा कुछ हुआ नहीं था और ये इनकी इंटेंशन थी। मतलब इट वाज लाइक कविता और उसके पिता के मन में ये कड़वाहट एक दिन में नहीं आई। उस हादसे से तो वो उबर आते, सूख गई जिंदगी को फिर से सींच लेते। पर भारतीय समाज और उसकी लड़की को ही कसूरवार बताने वाली मानसिकता को किस पानी से सींचते। दिल्ली वाले घर में कविता के पिता अब अकेले रहते हैं और जल्द से जल्द ये समाज और ये देश छोड़कर कहीं दूर बसना चाहते हैं। एक समाज और एक देश के लिए इससे शर्मनाक क्या होगा कि वो अपनी गोद में एक परेशान परिवार को सहारा नहीं दे सका। ये वही पिता है जो अपनी बेटी के साथ हुए हादसे से ठीक 2 साल पहले निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए दिसंबर 2012 में कविता के साथ इंडिया गेट गए थे। इस तरह के केसेस में मेरे को लगता नहीं कि समाज कुछ बहुत ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि उनके आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो आ भी जाते हैं कंसोलेशन के लिए, तो इट डजेंट मेक वेरी मच डिफरेंस ऑन द माइंड स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द विक्टिम और उसकी फैमिली के ऊपर उसका क्या वो है, वो लोग नहीं समझ सकते हैं। तो बट यूजुअली यहाँ लोग इतने सिंपैथी के लिए आते भी नहीं है ही नहीं। मतलब वो जज करने आते हैं कि क्या चल रहा है अभी पीछे पीछे, कुछ बातें सुनना चाहते हैं सो दैट दूसरे लोगों को बताएं कि वी हैव इंफॉर्मेशन। उनका जो पर्पस होता है वो एग्जैक्टली कुछ देने का नहीं, कुछ लेने का ही होता है उस टाइम में भी। मैं दिल्ली इज़ माई बर्थ प्लेस, आई यूज़ टू लव दिल्ली, बट पिछले सिर्फ इस इंसिडेंट से नहीं, इससे कुछ समय पहले से ही दिल्ली अब मेरे को लगता है इससे डाइंग सिटी। इन इंडिया, ओवरऑल इंडिया में दिल्ली इज़ द वर्स्ट सिटी। मैं बहुत घूमा हूँ इंडिया में भी। आप साउथ में जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं मिलती हैं इतनी। मैं तो बाहर ही जाऊँगा, मैं इंडिया में नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि यहाँ स्थितियाँ, सच्चाई तो यह है कि हम लोग जंगल राज में रह रहे हैं।
और ऐसे एक नहीं लाखों परिवार हैं, लाखों बेटियां हैं जिन्हें यह समाज सिर उठाकर जीने ही नहीं दे रहा। घर से बाहर निकलती हैं तो ताने कसे जाते हैं, इंसाफ मांगने जाती हैं तो फिर अपमानित होती हैं, नौकरी करने जाती हैं तो कोई काम नहीं करने देता, शादी करके घर बसा लेना तो बहुत ही दूर की बात है, सपने में भी कभी नहीं देखा जाने वाला सपना। मैं अपने आप से खुद ही शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शादी करके मैं किसी का घर बर्बाद करूँ, कि उनकी फैमिली में फिर उनके ऊपर कोई कीचड़ उछाड़े कि तुम्हारी बहू के साथ तो ऐसा हुआ है, ये हुआ है। तो इसलिए मैं किसी की लाइफ नहीं ख़राब करना चाहती। बट हाँ, अगर मुझे कुछ जॉब अगर अच्छी मिल गई तो मैं जॉब कर लूँगी, और बट मैं अपनी ऐसी लाइफ काट दूँगी, ठीक है। अपने भाई बहनों के मैं पढ़ाऊँगी, कुछ करूँगी, कोई ना कोई तो अच्छा निकलेगा। ये नहीं कि चारों का ही नसीब ख़राब होगा, कोई ना कोई तो कुछ पुलिस पे किसी चीज़ में भी तो निकलेगा। तो बस यही मेरी उम्मीद है, वैसे और कुछ नहीं है। हम लड़का कई जगह देख के आते हैं, ये मना कर देते हैं कि जब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी वहाँ भी लाभले से ख़राब होगा, मुझे कोई मार देगा, फांस देगा तो उसका भी घर बर्बाद होगा, तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा दहेज भी चला जाएगा। इन बच्चों को पढ़ा नहीं लिखा नहीं पा रही हो तो हमारी शादी तो मत करो, हमारे जैसे जिएंगे तैसे जिएंगे। हम कहते बेटा शादी एक तौर पे होता है, देखी जाएगी जब छोड़ देगा तब। तो ये कहती नहीं, मुझे में दाग लग गया तो मुझे छोड़ देंगे लोग। मैंने काफ़ी लड़कियां मेरे साथ में रहती हैं, बताते हैं कि कोई दरोगा की लड़की को छोड़ दिया, कोई कहती है इंजीनियर की लड़की को छोड़ दिया, तुम्हारे पास क्या, तुम क्या दे सकती हो, इतनी ख्वाहिश हमारी कर सकती हो, हमको कोई रखेगा। ये रिश्ता लेके जाता हूँ तो एक अजीब सी बातें पैदा हो जाती हैं। अब मैं इसका कोई न कोई सहारा देने वाला, अब मेरी लड़का होता तो घर पर रख लेता, ये बेटी को कहाँ लेके जाऊँ, क्या करूँ मैं तो झेल रहा हूँ। और किसी बेटी होती साथ है, और कोई बाप होता तो साथ है अपनी है आत्महत्या कर लेता, या बच्ची की आत्महत्या वो कर लेती। मैं सोचती भी हूँ कि हाँ अपनी लाइफ में कुछ आगे करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग सा करूँ जिससे मेरे मॉम डैड मेरा ब्रो खुश हो जाए कि हाँ ही इज़ माई सिस्टर, ऐसा बोले वो मुझे। बट नहीं सोचती, वहीं पे ज़िंदगी आ जाती है फिर। नहीं यार, मुझ जैसे कि कोई क्या लाइफ होगी, सोचना ही नहीं है। गलती मैंने नहीं की, बट बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि गलती मेरी थी। अभी सपने देखने से डर लगता है, पहले सपने देखे वो पूरे नहीं, अब डर लगता है। मैं कहती पढ़ो लिखो, आगे जो नसीब में होगा देखी जाएगी, अब नसीब पे छोड़ रखा है। पहले सपने देखो क्या हाथ लगा, कुछ भी नहीं। इसलिए अब सपने न देखती हूँ ना देखने का मन करता, क्योंकि अब मन डर गया है। सोचती इसको मैं अपने हाथों से शादी करूंगी, इसको सजाऊंगी, इसकी विदाई करूंगी। सपने अधूरे रह गए। मम्मी मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पहले न पढ़ूंगी, खूब नौकरी करूंगी, मैं टीचर बनूंगी। वो टीचर बनी ना, विदाई हुई उसकी। विदाई में ऐसी होगी जो कभी लौट के नहीं आएगी। मैं तो उसी के सारे जीती थी। बलात्कार के सदमे से उबर रही कितनी लड़कियों या महिलाओं की शादी हो पाती है, इसे लेकर कोई प्रामाणिक रिसर्च, जानकारी या आंकड़े तो नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक सिर्फ 5 से 10% लड़कियां ही जीवन में फिर कभी दुल्हन बन पाती हैं। लेकिन उबर रेप केस की कविता उन लाखों में से एक है जो दुल्हन बन पाई। कहते हैं, और ये सच भी है, कि घर और परिवार की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है।
कविता का अपना परिवार, उसके पिता जिस तरह चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहे, उसी ने कविता को हिम्मत दी। परिवार के साहस ने कविता को हौसला दिया और कविता के साहस ने उसके होने वाले पति और ससुराल वालों की हिम्मत बढ़ाई। कविता का केस बहुत ही सटीक मिसाल है एक परिवार और समाज मिलकर कैसे एक बलात्कार पीड़ित लड़की को दोबारा जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकते हैं। कविता के पिता ने बताया कि यह काम मुश्किल जरूर था, लेकिन यदि आप खुद ये मानते हैं कि आप गुनाहगार नहीं हैं, आप खुद पर और अपनी बिटिया पर भरोसा करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो जैसे सड़क पे चलते खाड़ी कोई खरोंच लग जाती है और हम चलते रहते हैं, तो हमने उसको खरोंच को नेग्लेक्ट कर दिया। और मैंने बेटी से भी कहा इसको लाइफ में कभी ऐसे सोचना भी मत कि कुछ तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एक हल्की सी टक्कर थी और इसको भूलकर आगे निकल जाना है। शुरू में तो थोड़ा जो इन लॉज थे वो बड़ा स्केप्टिकल थे, कुछ बात नहीं की उन्होंने 2 महीने तक। तो 2 महीने बाद अचानक ही एक दिन उसके दामाद की मदर का फ़ोन आया। उन्होंने बात की और उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया और थोड़ा मेरी बेटी से बड़ी हल्के में बात करके उसको बहुत ब्रेव गर्ल कहा। तो ये सुनने के बाद हम बड़े खुश हुए और फिर थोड़ा उसके बाद बातचीत शुरू हुई। फिर हमने इसको शादी को थोड़ा लो प्रोफाइल करने के लिए बहुत ज़्यादा हम नहीं करना चाहते थे और खुल के भी नहीं करना चाहते थे। तो हमने एक मंदिर में बहुत सिंपल मैरिज की। बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। प्रेजेंट जो सोसाइटी का हमारा सिस्टम है उसमें इस तरीके से आगे बढ़कर आगे आना और फिर उस रिश्ते को निभाना। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डॉटर्स इन लॉज कि वो उन्होंने हिम्मत से काम लिया। और मैं सोसाइटी को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो विक्टिम है उसको और ज़िंदगी के लिए विक्टिम ना बनाए। कुछ ऐसे लोग आगे आए जो समाज को स्ट्रांगली खड़ा होने के लिए एग्जाम्पल पेश करें। मैं युवाओं से भी अपील करता हूँ कि इस तरह की जो विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करें, उसके कॉज को सपोर्ट करें, उनकी लाइफ को सपोर्ट करें, उनकी हैप्पीनेस को सपोर्ट करें। बेहतर समाज नहीं बन पाया है, इसलिए कविता और उसके परिवार वाले चाहते हुए भी शादी में सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं बुला पाए। लेकिन कविता की शादी में एक मेहमान की मौजूदगी बहुत ही खास थी और वो थी ईश्वर, भगवान, गॉड की मौजूदगी, जिन्हें कविता ने खुद खत लिखकर न्योता दिया था। मैं इंडिया में नहीं होता तो शायद मैं हीरोइन का एक ब्रेव गर्ल का फादर होता, क्योंकि यहाँ अभी वो कल्चर डेवलप नहीं हुई है, वो माइंड सेट अभी डेवलप नहीं हुआ है और लोग इसको अभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए प्राउड फादर जिसने फेस किया और हम इन सब चीज़ों से निकले हैं। तो वी वॉन्ट टू बी नोन एज ब्रेव्स। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सोसाइटी एज ए ब्रेव एक्सेप्ट करे। तो मे बी यस, इन नियर फ्यूचर आई विल बी देयर। मैं इंडिया में नहीं होता तो एक बहादुर लड़की का पिता कहलाता। कितनी बड़ी बात कह दी कविता के पिता ने। बलात्कार के सदमे को सह रही हर महिला को, हर लड़की को आज इसी नजर से देखने की जरूरत है। बहादुर लड़की, तभी वो लड़की नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर पाएगी, कविता की तरह। कविता की शादी को आज 8 महीने हो चुके हैं। वो अपने पति के साथ विदेश में रहती है और बहुत खुश है। ये सब कविता के पति के बिना असंभव था, जो उसे शादी के बाद ईश्वर की सबसे खूबसूरत नियामत के तौर पर रखता है। कविता के पिता उसकी शादी की तस्वीरों और वीडियो एल्बम के सहारे अपनी बिटिया को रोज महसूस करते हैं। उनकी आंखों में पल रहे सपनों में
बस इतना ही एक सपना है कि उनकी बेटियां खुश रहे, मां बने और वो नाना। काश कविता जैसी कहानी हर कन्या की हो, हर लड़की की हो और उसे अछूत न समझा जाए।